Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss UN peacekeeping missions in international relation, and that is a part of UPSC Mains 2023 GS2. तो यहाँ देखते हैं कि यूएन पीसकीपिंग मिशंस का इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है यहाँ पे, और जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं आपके यूएन पीसकीपिंग मिशंस के वो क्या क्या हैं, और इसके साथ में देखेंगे कि आगे वे फॉरवर्ड अपन इसमें क्या देख सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी प्रेजेंट किया है रिफॉर्म्स, ताकि जो सिक्योरिटी और ऑपरेशनल जो चैलेंजेस हैं यूएन पीस कीपिंग जो मिशंस में देखा गया है, फेस किया गया है, उनको ठीक किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो ऐसा पूछा नहीं गया पर्टिकुलर यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनके ऊपर, लेकिन हाँ हमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो काफ़ी हेल्प करता है अपने नॉलेज बढ़ाने में। बाकी मैं इम्पोर्टेंस इसका कम है मेंस के पर्सपेक्टिव से, एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये है कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस के बारे में देखिए। सबसे पहले स्टार्ट हुआ ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ में 1948 में, और इसने डिप्लॉय किया था मिलिट्री ऑब्जर्वर जो अपना वेस्ट एशिया वाला जो पार्ट है, जो सऊदी अरब और इसके आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे जो वॉर चल रहे थे 1948 के आसपास, जब अपना इंडिया तो इंडिपेंडेंट हुआ था और वहाँ पे वॉर चल रहे थे, तो उनको रोकने के लिए यूएन ने पहली बार पीस कीपिंग मिशंस को स्टार्ट किया था। और इसका एम जो था वो था सबसे पहले कि जो सस्टेनेबल सिक्योरिटी और पीस को वहाँ पे बनाए रखना है। और वो ऐसी जगह कौन सी होंगी, ऐसी जगह वो कंट्रीज़ होंगी जो अफेक्टेड है किसी न किसी कन्फ्लिक्ट से। तो उन कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए यूएन पीस कीपिंग मिशंस को बनाया गया, और उसी का एम यही रखा गया कि सस्टेनेबल सिक्योरिटी और पीस वहाँ पे बिल्ड किया जा सके। इसका मैंडेट देखें तो मैंडेट इसका है कि सबसे पहले है मेंटेन करना है भाई। जब यदि कन्फ्लिक्ट के एरिया में, कन्फ्लिक्ट वाली कंट्री में यदि यूएन पीस कीपिंग मिशंस को भेजेंगे, तो इनके जो मैंडेट है वो आप सीधा आप भी अनुमान लगा सकते हैं। आप इतना प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो वो चीज़ है कि सबसे पहला है कि मेंटेन करना है पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि क्या हो सके, सिविलियंस का प्रोटेक्शन मिल सके, ह्यूमन राइट्स को प्रमोशन मिल सके। इसी के साथ में डिसआर्मामेंट में हेल्प करना है, डीमोबिलाइजेशन और रीइंटीग्रेशन करना है, जो फॉर्मर कॉम्बेटेंट हैं, जो पुराने दुश्मन जो हैं उनको मिलाना है। इसी के साथ में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको वहाँ पे मुहैया करवाना है, फैसिलिटेट करना है। इसी के साथ में वहाँ पे यदि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस सपोर्ट करना है, ताकि वहाँ पे यदि कोई रूल मेकिंग के थ्रू यदि पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे सस्टेन कर सके, तो उसको वहाँ पे सपोर्ट करना है। वहाँ पे इलेक्शंस को भी ऑर्गेनाइज करना है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होती हैं, बस आपको एक साथ पता होना चाहिए कि एक साथ इतना चीज़ें यूएन पीस कीपिंग मिशंस देखते हैं। आगे है रूल ऑफ लॉ को है वहाँ पे रिस्टोर करना है, एक्सटेंड करना है लेजिटिमेट स्टेट अथॉरिटी को। इसी के साथ में आप देखें तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जिसे हम यूएनएससी कहते हैं, वहाँ पे P5 जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं और 10 उसके टेम्परेरी मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं। तो वो यूएनएससी जो है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो इसके डिसीजंस को देखती है। इसके डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते हैं। आगे देखिए कि यूएन मेंबर जो स्टेट्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स को, ठीक है, वो सब यूएन कमांड के अंदर आते हैं, जिन्हें यूएन का जो फंड है वहाँ से उनको पे किया जाता है। तो ये चीज़ इसका मैंडेट है। आगे देखिए कि कुछ और भी इंटरेस्टेड स्टेट्स होते हैं जो किसी न किसी दूसरी जगह जहाँ पे कोई लड़ाई चल रहा है, कोई कन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे अपना सेपरेट आर्म फोर्सेस को भेजते हैं सपोर्ट के लिए। और वो भी यूएन मिशन ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आते हैं, लेकिन उनको यूएन कमांड के अंदर नहीं रखा गया। मतलब वो पर्टिकुलर किसी यूएन की हेल्प के लिए कोई इंटरेस्टेड जो स्टेट है वो वहाँ पे भेजता है, इसलिए उनको जो फंड है वो स्टेट है, मतलब जो कंट्री है वो देता है यूएन के फंड से। यदि यूएन कमांड में नहीं है तो उनको फंड वहाँ से नहीं मिलता है। अभी तक देखें कि पीस कीपिंग मिशंस या ऑपरेशंस जो कहें, अभी तक 71 है 1948 के बाद में, तो ये ज़्यादा याद रखने वाली बात नहीं है। लेकिन करंट में आप देखिए कि आज के टाइम भी 2022 के टाइम में भी 12 करंट पीस कीपिंग ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, गोइंग ऑन है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से खतरे हैं, और ये ज़्यादातर जो कन्फ्लिक्ट जो देखे जाते हैं वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में आगे यदि डिस्कस कर रहे हैं तो ये देखिए कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के, आपको पता है क्या हो सकते हैं। सीधा इसको आप बिना देखे पहले अंदाज लगाइए कि क्या क्या हो सकता है। तो पीस कीपिंग मिशंस का प्रिंसिपल ये होगा कि भाई लड़ाई सबसे लास्ट में, मतलब जो हथियार हैं उनके जो फोर्स का यूज़ है वो सबसे लास्ट में करना है। सब यूँ नहीं कि किसी कंट्री में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को वहाँ पे डिप्लॉय किया, उन्होंने जाते ही मार धाड़ कर दी, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसका पॉइंट बनेगा यहाँ पे इम्पार्शियलिटी।
पहले उस कंट्री से कंसेंट तो लें कि यहाँ पे यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं वो यहाँ पे भेजें या नहीं भेजें, तो वो कंसेंट सबसे पहला है। फिर इम्पार्शियलिटी मेंटेन करना है, फिर है नो यूज ऑफ फोर्स। और फोर्स को यूज मतलब जैसे जो आर्म्स हैं उनको यूज में तभी लें जब यदि बात आए उनके सेल्फ डिफेंस के ऊपर, या फिर जो मैंडेट जो डिसाइड किया है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज का उसको डिफेंड करने के लिए ही आप फोर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हुए। पहला हुआ कंसेंट, दूसरा है इम्पार्शियलिटी, और तीसरा है आपका नो यूज ऑफ फोर्स। तो ये आप जब आईआर के जो टॉपिक्स हैं उसमें यदि बायलेटरल रिलेशंस के बारे में भी लिखें, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनके जो रिलेशंस हैं उनके बारे में लिखें, तो वहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं कि जो जो मैंडेट जो है यूएन पीस कीपिंग मिशंस का वो हम यहाँ पे भी लागू कर सकते हैं कि हमें पहले कंसेंट होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। और रिलेशंस में यदि हम किसी के बीच में इंटरवीन कर रहे हैं तो वहाँ पे इम्पार्शियलिटी हमें मेंटेन करनी है, और फोर्स का यूज़ नहीं करना है कि हमें किसी कंट्री का फेवर ले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी देखने लायक होती हैं और इनको वहाँ पे याद रखा जाए। अब देखिए कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है यूएन मिलिट्री पर्सनल्स की। वो तो था आपका प्रिंसिपल्स, अब यहाँ पे है रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिविलियंस को बचाना है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है आपको कन्फ्लिक्ट जोन जो है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, इलेक्शंस के टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ऑब्जर्व करना है पीस प्रोसेस को जब कन्फ्लिक्ट ओवर हो जाता है उसके बाद में भी और उस एरिया में। इसके साथ में असिस्ट करना है जो एक्स कॉम्बिटेंट हैं वहाँ पे पीस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उन वहाँ पे भी इनको हेल्प करना है। इसी के साथ में हेल्प करना है कंट्री के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट देके, मतलब जिस कंट्री में यूएन पीस कीपिंग मिशंस को भेजा गया है, पर्सनल्स को भेजा गया है, तो वहाँ की पर्टिकुलर मिलिट्री को वहाँ पे सपोर्ट दिया जाए ताकि वो खुद ट्रेन हो सके, वहाँ की जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो उनमें स्किल्स डेवलप हो सके और वो आगे खुद की सिक्योरिटी सेफ्टी खुद कर सके। इसी के साथ में जो डिस्प्यूटेड जो बॉर्डर्स हैं उनको भी मॉनिटर करने का काम जो है आपका यूएनपी मिलिट्री पर्सनल्स का रहता है। इसी के साथ में लास्ट इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपका प्रोटेक्ट करना है सिविलियंस को, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अदर जो यूएन के पर्सनल्स जो हैं वहाँ पे यदि हैं तो उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। अब रिलीवेंस की जो बात करें तो ये रिलीवेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, और ऐसे कंट्रीज़ में ज़्यादा है जो अंडर डेवलप्ड है, जिनका डेवलपमेंट अभी ठीक से नहीं हुआ है, और वहाँ पे कोई और भी जिसको कहते हैं अपन कि कोई और चारा नहीं है, या फिर हम इतना पैसा खर्च करें कि एक्चुअल में जो कंट्रीज़ अपनी सिक्योरिटी के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कम में वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन हो सके। इस वजह से आज इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिव यदि जहाँ पे एब्सेंट है तो वहाँ पे ये मिशंस बहुत ज़रूरी है। दूसरा हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, क्योंकि वर्ल्ड का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर जितना है उसका 1% के आधा परसेंट भी इस पर खर्च नहीं होता है यूएन की पीस कीपिंग जो मिशंस है उस पर। तो ये हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, ठीक है। और वहाँ पे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन भी हो जाती है, कई जगह देखने को मिलती है। इसी के साथ में वहाँ पे यदि काफ़ी अब ये चीज़ देखने को मिलती है कि आजकल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ये लार्ज नंबर ऑफ जो कंट्रीज़ हैं वो फेस कर रही है किसी न किसी तरह का एसिमेट्रिक थ्रेट्स, मतलब जिनको हर कंट्री को एक जैसा थ्रेट नहीं है उसे बोलते हैं यहाँ पे एसिमेट्रिक थ्रेट्स उनको देखने को मिल रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके साथ में A45 अपन देखेंगे क्या है, A4P+। देखिए आगे कि इंडिया का रोल पीस कीपिंग मिशंस में क्या रहा है, तो वो रोल ये है कि इंडिया सेकंड हाईएस्ट है जो ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो सबसे ज़्यादा यदि कहें कि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स जो जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन होगा, तो फर्स्ट पे शायद मेरे हिसाब से चाइना है, और बाकी आप उसको चेक कीजिए या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट कौन है, लेकिन आपको याद रखना है सेकंड है इंडिया। और इसी के साथ में अभी तक जो या जो इंडिया ने कंट्रीब्यूशन जो किया है सबसे पहले जो किया था वो यूएन का ऑपरेशन था कोरिया में 1950s के टाइम पे, तो सबसे पहले वहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। इसके साथ में 3 इंटरनेशनल जो कमीशंस हैं उसमें भी इंडिया ने या कंट्रीब्यूट किया है। और 2007 में इंडिया पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने डिप्लॉय किया था पूरा वुमन लेड जो कंटिजेंट था, मतलब जो सेना की महिलाओं की जो टुकड़ी है, सेना के आपको कह सकते हैं कि किसी सीपीओ ऑर्गेनाइजेशन जो था और उसका वुमन कंटिजेंट था वो मिशन पे यूएन की पे गया हुआ था। वो थी बात 2007 की। आगे देखिए कि ये पहला इंडिया फिर से एक ऐसा पहला कंट्री है जिसने कंट्रीब्यूट किया है ट्रस्ट फंड को, जो आपका सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन और एब्यूज़ के बेस के लिए जो बनाया गया है ट्रस्ट फंड, उसमें भी कंट्रीब्यूट इंडिया ने किया है। ये पहला ऐसा कंट्री है। और ये जो आपका ट्रस्ट फंड है ये आपका 2016 में बना था। इसके साथ में डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है, यदि याद रह सके तो। वैसे एग्जाम में इतना खास इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं बनती। अभी तक 2.5 लाख लोगों को 2.5 लाख जो ट्रूप्स एंड पर्सनल्स हैं उनको हमने मिशन पे अभी तक भेजा है। और इसी के साथ में
इंडिया ने एक जो रिफॉर्म्स को पिच किया है, मतलब उनके लिए रिफॉर्म्स के लिए जगह बनाई है मिशंस की, ताकि वहाँ पे जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनमें रिलेवेंट कुछ सुधार हो सकता है, कुछ इन्हेंसमेंट हो सकता है, तो उसके लिए उनको ओवरकम करे, जो प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम किया जा सके, उसके लिए रिफॉर्म्स भी यहाँ पे पिच किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। इसी के साथ में चैलेंज जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस देखते हैं क्या क्या हो सकता है, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि जब किसी दूसरे कंट्री की मिलिट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन है, यूएन की वजह से किसी दूसरे कंट्री की मिलिट्री यदि तीसरी कंट्री में जाती है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल जो आपके चैलेंजेस हैं वो देखने को मिलते ही हैं। जैसे कि सबसे पहला है नॉन इंक्लूसिव। नॉन इंक्लूसिव का मतलब ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अपने मिलिट्री पर्सनल्स को, जैसे ट्रूप्स या पुलिस हैं, उनको कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ जाने के लिए, ठीक है, तो वो चले तो जाते हैं वहाँ पे, उनके पर्सनल्स का रेशियो तो ज़्यादा होता है सर्व करने के लिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है उसमें उनका रोल बहुत कम है। दूसरा, फाइनेंसिंग की बात करें तो फाइनेंसिंग की बात में ये है कि कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी यूएन पीस कीपिंग मिशंस अभी तक, इसको अभी देखिए यार 70 ईयर्स हो चुका है लगभग, ठीक है, अभी तक उनको फाइनेंस का इशू हो रहा है, कैश फ्लो का जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। और इसी के साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेन इस वजह से है क्योंकि पेमेंट्स जो है वो लेट होते हैं, और जो आपका कंट्रीब्यूशन जो है, जो यूएन में कंट्रीज जो है वो जो कंट्रीब्यूट करती हैं पीस कीपिंग मिशंस के लिए, वो उन्होंने अभी उस पर विदहोल्ड लगा देती है, मतलब उसको रोक के रखती है। इस वजह से ये आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो यूएन का सेक्रेटरीट है, जो यूएन का सचिवालय है, उसके पास जो पावर्स हैं, रेगुलेटिंग जो पावर्स हैं, वो इनएडुकेट है, अपर्याप्त है, ठीक है। तो उसके लिए आगे देखिए क्या क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि उसका जो सेक्रेटरीट है, यूएन का सेक्रेटरीट जो है, वो पीस कीपर्स जो पर्सनल्स हैं उनके सीधा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता यदि वो वायलेंस जो हो रहा है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के अगेंस्ट, जो वायलेंस हो रहा है उसमें यदि पीस कीपर्स ढंग से काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके एक्शंस के अगेंस्ट जो है सेक्रेटरीट कोई एक्शन नहीं ले सकता। दूसरी चीज़ ये कि मिलिट्री फोर्सेस जो वहाँ पे डिप्लॉय होती हैं, वहाँ पे जो मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं वो अपने एक्चुअल कमांडर, मतलब जिस कंट्री से या जिस कंट्री से आए हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर वो काम करते हैं, तो वो अकाउंटेबल उसी कंट्री के लिए हैं जहाँ से वो आए हैं, मतलब यूएन से, यूएन सेक्रेटरीट है या यूएनएससी है, उसके लिए डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसी के साथ में एक टर्म है ब्लू हेलमेट्स, आपको पता होना चाहिए। तो ब्लू हेलमेट्स जो होता है आपका यूएन पुलिस और सिविलियन कलीग्स जो होते हैं उनके साथ में जो आपके मिलिट्री पर्सनल्स जो होते हैं उनको ब्लू हेलमेट्स के नाम से पहचानते हैं, उनको बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स। इसी के साथ में आपका है रिडंडेंट मिशंस, इसमें एक ये खामी है। रिडंडेंट मिशन का मतलब ऐसा है कि ऐसे कुछ मिशंस हैं जहाँ पे आपका यूएन का जो रिसोर्सेज है वो वहाँ पे ड्रेन हो जाते हैं, मतलब उनके रिलीवेंस कोई होता नहीं है, फिर भी वो मिशन अभी चल रहे होते हैं। तो जैसे कि 1949 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मीडिएट करने के लिए यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बनाया गया था, जिसे UNMOGIP वो बोलते हैं, यूएन का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में 1949 में बनाया गया था। अब इसका रिलीवेंस तो खत्म हो गया जब सिमला एग्रीमेंट 1972 का हुआ था, और उसके बाद में LOC जो बन गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया था। लेकिन इतने टाइम तक 1949 से 1972 तक यदि कोई ऐसे रिसोर्सेज यूएन के यूज़ में हुए तो इसका मतलब वो वेस्ट हुआ, एक तरह से यूएन के जो रिसोर्सेज है उनका ड्रेन हुआ। और इससे क्या है कि और कोई यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन चल रहे थे, ऑपरेशन चल रहे थे, उनकी एफिशिएंसी उससे घट जाती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी मालूम होना चाहिए। ऑपरेशनल चैलेंजेस की यदि बात करें तो ऑपरेशनल चैलेंजेस आपका सीधा सीधा आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लूज होता है कॉन्फिडेंस। किस वजह से? क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसके साथ में आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो राइज यदि हो जाते हैं तो फिर यूएन का जो काम है वो सिर्फ मॉनिटर करने का हो जाता है। क्योंकि जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है, OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, तो ये एक ब्रोकर, एक जैसे दलाल कह सकते हैं बीच में, उसकी तरह एक जो पीस प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से यूएन का काम था पहले पीस कीपिंग फोर्सेस भेजना, तो अब सिर्फ उसका काम रह जाता है मॉनिटर करना। बाकी जो आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, OAU वगैरह ऐसा, तो वो उनकी राइज की वजह से इसको यूएन को चैलेंजेस, काफ़ी ऑपरेशनल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये चीज़ें 1990s में कुछ खामियां भी रही थी, जिस वजह से जो मिशंस के फेलियर देखने को मिला था सोमालिया, रवांडा जैसी कंट्रीज़ में, इस वजह से कॉन्फिडेंस भी लूज हुआ था। इसके साथ में कुछ जो खास चीज़ें हैं वो है सेफ्टी इशू। सेफ्टी इशू कैसा है कि जैसे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसके साथ में लॉ एंड ऑर्डर का कंट्री में अचानक से ब्रेकडाउन हो जाता है, तो जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको काफ़ी कैजुअलिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ में एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स जो होते हैं कंट्रीज़ में जहाँ पे यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज डिप्लॉय हैं, उनके एक्सट्रीमिस्ट के अटैक्स देखने को वहाँ पे मिलते हैं, तो उससे काफ़ी लॉस होता है। इस वजह से अब यदि दूसरा चीज़ इसमें
अभी देखेंगे हम कि रिफॉर्म्स क्या क्या प्रपोज किए इंडिया ने यूएन की जो मिशंस के लिए। तो उससे पहले देखते हैं कि रिलीवेंस क्या है इंडिया के लिए यूएन पीस कीपिंग है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ में और जगह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है ना इंटरनेशनल पीस के लिए, वो यहाँ से फुलफिल होता है। ठीक है, और ये इंडिया का कमिटमेंट है। दूसरा है आपका कि इससे जो रीजनल और इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट है, जैसे टेररिज्म वगैरह जो परेशानियां हैं, तो उनको कंटेन किया जा सकता है, उनको मतलब कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, थामा जा सकता है एक तरीके से। और दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इंडियन डायस्पोरा का, जो किसी जो कन्फ्लिक्ट वाली अफेक्टेड जो कंट्री है वहाँ काम कर रहे होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसी के साथ में आपके जो स्ट्रेटजिक फुटप्रिंट उस रीजन में इंडिया का देखने को मिलता है, वो चाहे आपका इकोनॉमिक सेक्टर हो, चाहे एनर्जी का सेक्टर हो, चाहे आपका मल्टीलेटरल आपके इंटरेस्ट जो होते हैं, जो आपके हित जो होते हैं कंट्रीज़ के, उसमें स्ट्रेटजिक फुटप्रिंट मतलब आपके फुटप्रिंट आप समझ रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक छाप छोड़ देते हैं कि भाई इंडिया ने इतना हेल्प किया है, इंडिया की मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पे डिप्लॉय है और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे अपने एफर्ट दे रहे हैं। दूसरा है कि जो पार्टीज़ हैं कन्फ्लिक्ट की, उनमें एक गुडविल क्रिएट होता है। मतलब जो पार्टीज़ कन्फ्लिक्ट में है आपस में, यदि कंट्रीज़ में ऐसा कोई इशू चल रहा है या किसी कंट्री के अंदर पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पे वो एक गुडविल मतलब एक अच्छा जिस बोल सकते हैं आप, एक हेल्प करने वाला गुडविल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसके साथ में आपका यूएनएससी जो है, जो अभी 5 परमानेंट मेंबर है, वहाँ पे इंडिया का परमानेंट मेंबर होने का जो क्लेम है, वो भी थोड़ा मजबूती पकड़ता है, वहाँ मजबूती देखने को मिलती है, स्ट्रेंथन होता है। इसके साथ में जो मिलिट्री फोर्सेज जो है इंडिया की, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, उन्हें पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल जो और अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो कैसे वेपन्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, कैसे फील्ड टेरेन वगैरह जो है वहाँ पे, वो सब चीज़ उनको एक तरीके से नई चीज़ें देखने को मिलती है, जानने को मिलती है। तो इससे उनकी प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ती है, और इंडिया का जो फॉरेक्स है उसमें भी ग्रोथ मिलती है, वहाँ पे फॉरेक्स भी यहाँ पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब इंडिया ने क्या क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए। तो सबसे पहला है कि डिसीजन मेकिंग में रोल होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का। भाई जो ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पे भेज रहे हैं, उनका कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे इतना डिसीजन मेकिंग में कुछ तो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरा है आपका कि जो मैंडेट जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज का, वो क्लियर और रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे टारगेट बना दिए जाएं यूएन पीस कीपिंग के लिए कि एकदम से ही अचानक से ही सब शांति व्यवस्था वहाँ पे लग जाएगी, तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो वहाँ पे खर्च होने हैं। तो इस वजह से, और यूएन के पास में अभी देखने को ये आ रहा है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, एडिक्वेट रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जितना एडिक्वेट रिसोर्सेज अभी उनके पास, मतलब जितने सफिशिएंट अभी हैं उनके पास, उसी हिसाब से उनके मैंडेट भी होने चाहिए। मैंडेट उनके रियलिस्टिक होने चाहिए, कोई ज़्यादा आइडियल है वो जो कह सकते हैं एक काल्पनिक नहीं होने चाहिए। दूसरा है आपका कि यूएनएससी को ज़रूरत है अभी कि जो टर्मिनोलॉजी और फॉर्मुलेशंस है उनको अवॉइड करे, उनकी अभी से इतनी ज़रूरत नहीं है, ताकि लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में एक्सपेक्टेशन और जो फॉल्स होप है वो नहीं बने। इस वजह से जो मिशंस हैं उनका मैंडेट वहाँ पे साबित हो सके, प्रूव हो सके। इसके साथ में प्रूडेंट डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, और इससे होगा आपका जो जो पीस कीपिंग मिशंस है आपके, वो आपके फुल रिकॉग्निशन, उनको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे एक बार डिप्लॉय कर दिए, उन्हें कहा कि आपको ये यहाँ पे काम करना है, जैसे आपको इतने एरिया में पीस मेंटेन करना है और आपको इतना हेल्प मिलेगा, इतना सपोर्ट मिलेगा, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने अपना स्टार्ट किया मिशन या ऑपरेशन स्टार्ट किया और बाद में रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। तो उनको खुद का प्रूडेंस होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट जो उनका किया है तो एक सोच समझ के वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, ताकि उनको किसी चीज़ की कमी ना आए। जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका है कि मिशन को एसेस करना चाहिए परफॉर्मेंस, ताकि जो ऑल मिशन कंपोनेंट्स हैं, मिलिट्री सिविलियंस हैं और इसके जो लीडरशिप है, वो यहाँ पे उनसे एक तरीके से सलाह करनी चाहिए, ताकि मिशंस को, और इसके साथ में उनको इवेल्यूएटिव मिशन को करना चाहिए। तो एक तरीके से मतलब उसका एनालिसिस जो कह सकते हैं, एसेस करना जो मिशंस को है वो जरूरी हो जाता है। तो ये चीज़ हुआ कि इंडिया ने ये रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं। इसके साथ में रीजनल अप्रोच भी होनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए रीजनल और सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और जो आपके हेल्प कर सकता है मीडिएशन जो होता है मध्यस्थता में, उसमें कर सकता है। सीज फायर को मॉनिटर करने में है, या पीस अकॉर्ड्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने में जो हेल्प चाहिए, जो असिस्टेंस चाहिए उसमें हो सकता है। या फिर जो एक बार कॉन्फ्लिक्ट जो खत्म हो गया उसके बाद में रीबिल्डिंग, नेशन की रीबिल्डिंग में भी यहाँ पे रीजनल अप्रोच में हेल्प होना चाहिए कंट्रीज़ का। इसके साथ में कुछ एग्जिट स्ट्रेटजी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ पे मिशन तो भेज दिया लेकिन वहाँ पे बाहर निकलने का, मतलब पीस कीपिंग फोर्सेस को वहाँ से हटाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो ऐसा वहाँ पे प्रोविजन होना चाहिए। और
कोऑपरेशन भी होना चाहिए होस्ट के साथ में, जिस कंट्री में भेजा गया है। इसके साथ में पीस कीपर्स, जो मिलिट्री पर्सनल्स जो खुद वहाँ पे सिक्योरिटी पीस मेंटेन करने के लिए भेजे गए हैं, उनकी खुद की जो सेफ्टी है उसके बारे में भी वहाँ पे एफर्ट करने चाहिए। इसके साथ में सिविलियंस की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए। टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि सिक्योरिटी चैलेंजेस को वहाँ पे ख़त्म किया जा सके, ओवरकम किया जा सके। तो इसकी कंक्लूजन में हम यही देखेंगे कि इंटरनेशनल जो पीस कीपिंग है वो अभी ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह उन्हें माना जाना चाहिए। और इसी के साथ में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है, एक तरीके से डिज़ायरेबल चीज़ है, एक रोबस्ट रिजीम रखने के लिए और गवर्न करने के लिए ऐसे इश्यूज़ को, जैसे कि अभी काफ़ी कंट्रीज़ में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनको गवर्न, उनको मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेज जो है, ये एक डिज़ायरेबल चीज़ वहाँ पे साबित होती है। और इंडिया की जो इंटरवेंशन जो है, जो ऐसे कोशिशें जो है, वो इसी दिशा में जाती हुई दिखती है, हमें इसी डायरेक्शन में चलती हुई दिखती हैं। तो ये आप कंक्लूजन इसका देख सकते हैं। बाकी देखने लायक चीज़ें इसी में यही थी कि भाई इंडिया ने क्या क्या रिफॉर्म्स हमें प्रपोज किया है, ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें, इंडिया के लिए हेल्प क्या है, मतलब रिलीवेंस क्या है यूएन पीस कीपिंग मिशंस का इंडिया के लिए। इसी के साथ में चैलेंजेस क्या क्या हैं ये भी हमने देखा, ब्लू हेलमेट्स में क्या चीज़ है, इंडिया का मिशंस कौन कौन से हैं, कितने मिशंस हो चुके हैं, कितने मिलिट्री पर्सनल्स हैं। तो सेकंड हाईएस्ट है कोरिया के यूएन ऑपरेशन में, सबसे पहले पार्ट किया था 1950 में स्टार्ट किया था। 2007 में वुमेन लेड कंटिजेंट था कम्प्लीटली। इसके साथ में अभी ये देखिए A4P, एक A4P प्लस प्रायरिटीज़ है। तो A4P का मतलब तो है एक्शन फॉर पीस, A4P। तो ये डिक्लेयर किया था 2018 में। और ये सेट है आपका एक संगठन, मतलब ग्रुप कह सकते हैं, म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स का, जिसमें कंट्रीज़ ने अपने जो कुछ एग्रीमेंट या प्रिंसिपल्स जो बनाए, कमिटमेंट बनाए, उनको आपस में एक दूसरे से एग्री हुए, फिर ये आपका इसको डिक्लेयर किया 2018 में, ताकि आपका जो पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है फ्यूचर के लिए वो वहाँ पे चल सकें किसी भी जगह। तो ये सेंटर्ड है 8 प्रायोरिटी पे। और A4P प्लस जो है वो आपका इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी है, इसके साथ आपका 7 प्रायोरिटीज़ है, जो कि आपका 2021 से लेके 2023 तक, 2021 से लेके 2023 तक ये यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी के फॉर्म में काम करने वाला है A4P के लिए। तो A4P प्लस जो प्रायोरिटीज हैं 7 है, वो क्या क्या है कि सबसे पहले तो कलेक्टिव कोहेरेंस होना चाहिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के पीछे। मतलब किसी जगह पे पीस कीपिंग ऑपरेशंस यदि चलाना है तो वहाँ पे सबसे पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और उसके साथ में तालमेल होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि मेल जोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में आपस में ही कले हो रहा हो, कोई डिस्प्यूट हो रहा हो और वहाँ पे पीस कीपिंग मिशन भेज दिए जाए। इसी के साथ में स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, कैपेबिलिटीज़ और जो माइंड सेट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टू पीस कीपर्स एंड ऑफ पीस कीपर्स, मतलब जो जवाबदेही है वो पीस कीपर्स के प्रति भी होनी चाहिए, पीस कीपर्स की वहाँ की पब्लिक कह सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट हो सकती है, उसके प्रति भी होनी चाहिए। इसके साथ में जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रेटजिक होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ कोऑपरेशन जो है होस्ट कंट्री के साथ में वो भी बेहतर होना चाहिए, ताकि एक आपका रिजल्ट बेहतर आ सके और जो पीस कीपिंग मिशन जो चलाया गया उसका ऑब्जेक्टिव हासिल हो सके। इसके साथ में इनोवेटिव डेटा ड्रिवन और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पीस कीपिंग, इसका एक मैंडेट कह सकते हैं आप, जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो A4P प्लस प्रायरिटीज़ को याद रखना है। A4P क्या है, ये आपका एक्शन फॉर पीस, आपके म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं, तो वो यहाँ पे देखने को आपको मिले हैं। तो आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF। आपने कई बार ये न्यूज़ में, मैगजीन में और एडिटोरियल्स में काफ़ी जगह देखा हुआ है, तो इसको भी अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।